कुछ अंतिम विचार। मैं आपको कुछ आखिरी विचार बताना चाहूंगा। ये पुस्तक लिखने के पीछे एक खास उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की वजह से ये पुस्तक सन 2000 से लेकर आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। उद्देश्य ये था कि हम अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाकर जिंदगी की आम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूले के सहारे जिंदगी काट देते हैं। कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की पहले से भी अधिक जरूरत है। मैं नीचे दी गई कहानी को वित्तीय समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आज कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें कड़ी मेहनत की नहीं, बल्कि वित्तीय बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत होती है। मेरा एक मित्र एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था। उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन है। वो हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और वो अब तक लगभग $12,000 ही इकट्ठे कर पाया था। उसके पास पैसे जोड़ने के लिए 12 साल का समय बचा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा तब 6 साल का था। उस वक्त फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बड़ी भयानक स्थिति में था। लोग अपने मकान एक तरह से दान दे रहे थे। मैंने अपने मित्र को सुझाव दिया कि वो अपने कॉलेज फंड से कुछ पैसों का डाउन पेमेंट देकर एक मकान खरीद ले। ये विचार उसे कुछ कुछ जम गया और हम इस संभावना पर बातचीत करने लगे। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि एक और मकान खरीदने के लिए उसे बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि उसका कर्ज खींच चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मकान को फाइनेंस करने के बैंक के अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक मकान की तलाश की, एक ऐसा मकान जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए बहुत सारे मकान थे, इसलिए खरीदारी करने में बहुत मजा आ रहा था। आखिर हमें एक बेहतरीन इलाके में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। मालिक की नौकरी छूट गई थी और वो उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जाकर रहने वाले थे, जहां एक और नौकरी इंतजार कर रही थी। मालिक अपने मकान के $1,02,000 चाहता था, लेकिन हमने $79,000 का प्रस्ताव रखा। उसने इसे तत्काल मान लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ लोन संभालने के लिए सहमत हो गया। मेरे मित्र को तो बस $7,900 देने पड़े। जैसे ही मकान मालिक ने घर खाली किया, मेरे मित्र ने उसे किराए पर उठा दिया। मॉर्गेज सहित सारे खर्च निकालने के बाद उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना ये थी कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी बैंक का कर्ज चुका देगा। हमने अनुमान लगाया कि 12 साल में उसके लोन का काफी बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब तक उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा, तब तक वो हर महीने लगभग $800 कमा रहा होगा। इस दौरान अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बहुत सुधर गया और उस मकान में रहने वाले किराएदार ने मेरे मित्र के सामने इसे $1,56,000 में खरीदने का प्रस्ताव रखा। एक बार फिर उसने मुझसे राय मांगी। मैंने उसे सलाह दी कि वो इसे बेच दे और 1031 टैक्स डेफर्ड एक्सचेंज का उपयोग करे। अचानक उसके पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में एक और मित्र को फोन किया, जिसने इस टैक्स पूर्व के मुनाफे को एक मिनी स्टोरेज वेयर हाउस में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वो कॉलेज फंड में जमा करने लगा। 2-3 साल बाद मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री की राशि में से लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने ये राशि एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी।
जो हर महीने $3000 से ज्यादा की आमदनी देती थी, जो एक बार फिर कॉलेज फंड में जा रही थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा। शुरू करने के लिए सिर्फ $7900 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। उसके बच्चे अब उस शिक्षा का खर्च उठा पाएंगे जो वे चाहते हैं, और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए वो उस निहित संपत्ति का उपयोग करेगा जो उसने कॉरपोरेशन की कानूनी सुरक्षा में रखी हुई है। इस सफल निवेश रणनीति की वजह से वो जल्दी ही रिटायर हो सकेगा। ये पुस्तक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि पैसे की शक्ति का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज तो जिंदा रहने के लिए भी पैसे की समझ जरूरी है। पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये विचार वित्तीय दृष्टि से नासमझ लोगों की मानसिकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। उन्होंने तो बस पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीखा है। धन सिर्फ एक विचार है। अगर आप ज्यादा धन चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदल लें। हर स्वनिर्मित इंसान ने एक विचार के साथ छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी और इसके बाद वो इसे धीरे धीरे फैलाता गया। यही फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है। शुरू करने और इसे बढ़ाकर किसी बड़ी चीज में बदलने के लिए सिर्फ कुछ डॉलरों की ही जरूरत होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जीवन भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी नजर में यह मूर्खतापूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि सीधे सीधे निवेशक अपनी इकट्ठी की हुई पूंजी एक साथ किसी सौदे में लगा देते हैं और इसका अधिकतर हिस्सा तेजी से गंवा भी देते हैं। हो सकता है कि वे अच्छे कर्मचारी हों, लेकिन वे अच्छे निवेशक तो हरगिज नहीं हैं। धन संबंधी शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें। कोई पुस्तक खरीदे, किसी सेमिनार में जाए, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला था, जिससे हर महीने $5000 का कैश फ्लो मिलता था। लेकिन मैंने सीखना बचपन से ही शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इसके आदी होने के बाद आपको ये काफी आसान लगेगा। मैं सोचता हूं कि मैंने अपना संदेश स्पष्टता से पहुंचा दिया है। जो आपके दिमाग में होता है उसी से यह तय होता है कि आपके हाथों में क्या आता है। धन सिर्फ एक विचार है। थिंक एंड ग्रो रिच या सोचिए और अमीर बनिए नामक एक बेहतरीन पुस्तक है। इसका शीर्षक ये नहीं है कि कड़ी मेहनत करें और अमीर बने। ये सीखें कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए और इसके बाद आपका जीवन ज्यादा आसान तथा सुखद होगा। आज इस बात की जरूरत है, आप सुरक्षात्मक ना खेलें, चतुराई से खेलें। 3 प्रकार की आय। अकाउंटिंग के संसार में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती है। पहला, अर्जित या सामान्य रूप से कमाई गई। दूसरा, पोर्टफोलियो। तीसरा, निष्क्रिय